महोदय। Honorable, I think Mr. Manish Tiwari has raised a very important point, particularly given that he's an eminent lawyer. I'm sure he understands that how the process has been crafted and how it is being implemented. At the outset, let me also share with Mr. Tiwari and all the other honorable members through you, sir, that this was an area which had remained neglected for far too long before 2014. You could make complaints on a variety of numbers. There were 8 or 10 different numbers on which complaints could be registered. You could register complaints in only a few languages, possibly only 2 when we came in 2014. The process of disposal was completely unmonitored, and in 2014 when we came in, we inherited a broken system. I'm happy to share with the House through you, sir, and I'm sure Manish ji will be happy to hear. We have introduced now several languages in which consumers can make their complaints. For the record, I think 17 languages today in which through a toll-free number, a single number, 1915, and I would urge members to propagate this in your respective areas, 1915, a simple one number for all consumer complaints in 17 languages. We expanded the call center capacity significantly so that it works for 12 hours against the 6 or 7 it used to work earlier. So 8 a.m. to 8 p.m. and we were ready to do 24 hours. But we found that there was not much traction beyond 8 o'clock in the evening. So we've got a 12-hour helpline in place. And thanks to the omni-channels that we have used through an IT-enabled portal, it could be WhatsApp, it could be SMS, it could be email, it could be the National Consumer Helpline app, it could be the web portal that we have, the Umang app. We have a variety of ways in which we are encouraging consumers. जो उन्होंने एक बात कही, जागो ग्राहक जागो, हम वास्तव में ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागृत कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो उसके कारण कंज्यूमर कंप्लेंट्स बड़े मात्रा में बढ़ी, far more than we had seen ever in the past. अब लोगों को विश्वास आया कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हमने टेक्नोलॉजी की सहायता ली, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो अलग अलग कंप्लेंट्स की मूल बेस में जाना, उसकी जड़ों में जाना, रूट कॉज एनालिसिस करना कि कंप्लेंट का कारण क्या है, और इसको इंटर मिनिस्टेरियल और राज्य सरकारों या लोकल बॉडीज के साथ बात करके, कई बार इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ बात करके इसके मूल जड़ में जाके समस्या का समाधान करना शुरू किया। तीसरी बात, समय कितना लगता है उसके ऊपर मनीष जी ने विस्तार से कहा। स्वाभाविक रूप से इसमें भी एक कानूनी प्रोसेस है। हम हर एक को मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी बात रखे, लेकिन हम ये भी नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई इससे गलत काम करे। तो जो जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है उसकी बात भी सुननी पड़ती है। कई बार कंप्लेनेंट नहीं आ पाते हैं तो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी कि भाई छोटे लोग, गरीब लोग कैसे दूर जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएंगे। तो अब ये शुरू कर दिया कि आप नजदीकी, जो मोदी जी ने लगभग देश में 3.5 लाख से अधिक हेल्प सेंटर शुरू किए हैं, उन सेंटर्स में जाके अब व्यक्ति ऑनलाइन भी अपनी पेशी कर सकता है, क्या बोलना चाहता है कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंज्यूमर्स को CFCs के पास जाके वो अपनी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई मांग सके, ये भी सुनिश्चित किया। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है जिसमें हियरिंग देनी पड़ती है, जिसमें वकील आते हैं, वकील को सुनना पड़ता है, वकील कई बार एडजर्नमेंट मांगते हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कानून की प्रक्रिया मनीष जी मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो प्रक्रिया के हिसाब से न्याय भी मिलता है, लोगों को विश्वास भी है कि न्याय मिलेगा, इससे लोग आज आ रहे हैं। और रिड्यूस करने की बात है
तो मुझे लगता है मनीष जी, आप अगर बाकी अपने जो मित्र बंधु हैं उनसे ये कह के हमें ये सहायता दिलवा दें कि वो एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे, वो अलग अलग प्रकार के एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं झेलेंगे, तो अवश्य देश में, पूरे देश में कानून जल्दी अपने निर्णय ले सकेगा। क्वेश्चन नंबर 43 श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। प्रश्न संख्या 43। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस प्रणाली में कई बदलाव कर लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि हमारे देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मैं दादरा नगर हवेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश और साथ साथ वहां गरीब और कुपोषित संख्या बहुत ज़्यादा है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए 2019 में तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई देलकर जी ने हमारे प्रदेश के आदिवासी गरीब एवं कुपोषित जनता को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जी श्री रामविलास पासवान जी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए अनुरोध किया था तथा मौजूद योजना में चावल, गेहूं उपरांत शक्कर, दाल, फोर्टिफाइड नमक, कपासिया तेल आदि अन्य वस्तु डीएनएच की जनता को मिले, जिससे कि गरीब आदिवासी कुपोषित जनता को पौष्टिक आहार सुलभ हो सके। आपका प्रश्न क्या है? जिसका संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दादरा नगर हवेली प्रशासक को यह पत्र लिखा गया था, सूचित किया गया था, परंतु अभी तक वहां यह खाद्य पदार्थ सब्सिडी दर पर जनता को नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को यह खाद्य पदार्थ कब तक उपलब्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्मार्ट पीडीएस योजना से होने वाले संबंधित प्रश्न है, फिर भी सदस्य ने जो महत्वपूर्ण विषय उठाया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगी कि एकमात्र ये सबसे विश्व स्तरीय एकमेव ये योजना है जिसके तहत भारत के अंदर तकनीकी के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया जा रहा है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के आने के बाद से लाभार्थी को हर महीने मिल रहा है, कहीं कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन ये इससे हट करके दूसरा क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। जिस कोटे में, जिस प्रदेश में, जिस ब्लॉक में नहीं मिल रहा, उसमें हमने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसके द्वारा उसको लिंक करके आप घर बैठे देख सकते हैं। मैं माननीय सांसद महोदय से अनुरोध करूंगी कि कोई ऐसा गोडाउन है या कई ऐसा राशन कार्ड धारक हैं, यदि जानकारी देंगी। यद्यपि आपके प्रदेश में दादर नगर हवेली में लगभग 76% ये दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो छूटा हुआ है उसको भी हम समायोजन करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, साथ ही पिछले कुछ समय से मेरे प्रदेश में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी बंद है। नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से कब बहाल होगी? और 100% डिजिटलीकरण की बात की गई है। प्रदेश में नेटवर्क का भी बहुत बड़ा इश्यू है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के युग में मुझे लग रहा है कि नेट की बात करना सब लगभग कुछ पहाड़ी एरिया, कुछ आदिवासी एरिया छोड़ करके सब जगह नेट की व्यवस्था है। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ, विदेश के पूरे
राज्य आ चुके हैं 3 राज्यों को छोड़ करके, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु को छोड़ करके सारे राज्य हमारे इस पोर्टल पर आ चुके हैं। और ये पोर्टल सिर्फ लाभार्थियों के लिए नहीं है, ये पोर्टल किसानों से संबंधित है, खरीदारी से संबंधित है। एक पोर्टल के अंदर हमारे मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि सारा का सारा खरीदारी से लेकर के उपभोक्ता के वितरण तक का एक पोर्टल पर आए। विषय इस संबंधित है। श्री मणिकम टेगोर। Thank you, sir. Sir, we are all aware of the historic National Food Security Act, which was passed in 2013. Aim was to provide poor Indians quality food. In the NORC plays an important role, and I appreciate the work of the government on building that thing. Will the Honorable Minister share the states in which the maximum number of ration card holders which has shifted from one other state, and the data regarding that? And if there is an issue, what is the grievance redressal mechanism which works? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the Honorable Member has raised a very important point. Of course, as is the habit, a lot of schemes were started towards the end of their term, but they never reached the people's benefit, sadly. But fortunately, we have been able to expand the coverage of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, so that today 81.35 crore people across the country are getting free food grains, मुफ्त में बिना 1 रुपए खर्चा किए, और पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। पूरे देश भर में गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को, लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम, पुण्य का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज पूरे देश में हमारे पास लिखित रूप से राज्य ने लिख के भेजा कि एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण अपनी जान नहीं गंवाता है। ये भारत की आज ताकत है, एक भी व्यक्ति को भूखमरी के कारण अपनी जान नहीं देनी पड़ती। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न, परिप्रेक्ष्य तो देना पड़ता है। आदिर रंजन जी, आप जब बोलते हो हमको तो विषय क्या है और आप बोलते हो वो भी नहीं समझ में आता, तो मेरे को मैं तो परिप्रेक्ष्य दे रहा हूँ कि आपको कुछ चुभ रहा है। नहीं, गरीबों को अनाज मिलता है तो आपको चुभ रहा है क्या? आपको चुभ रहा है कि गरीबों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं? आपको कोई तकलीफ है तो आप खुल के बोलिए। आप खुल के बोलिए कि गरीबों को अनाज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। आप खुल के बोलिए। फिर आपको तकलीफ हो रही है, माननीय मंत्री चेयर को एड्रेस करें। माननीय डिबेट न करें। माननीय स्पीकर साहब, आपस में माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने उनको अलाउ नहीं किया, आप क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मेरे को हैरानी हो रही है कि माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं, इससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है। ये मानसिकता दिखाता है। कर्नाटक में भी इन्होंने झूठे वादे दिए कि हम मुफ्त में 5 किलो नहीं 10 किलो देंगे, लेकिन 5 किलो देते हैं, बाकी एक दाना नहीं दिया। तो ये तो मानसिकता है, समझ में आता है आपको तकलीफ हो रही है। जहां तक मलिक ठाकुर जी की बात है, हम कभी इस देश में लोगों को बांटते नहीं है। इनकी इच्छा यही रहती है कि लोग कितने माइग्रेट हुए, इधर से उधर कितने लोग गए, और ये मानसिकता तो इनके रोज के बयानों में भी दिखती है। कभी बोलते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देते हैं देश को, कभी अलग अलग जाति में बांट देते हैं। ऐसे ही वो चाहते हैं कि माइग्रेशन कितना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाने से देश को जोड़ा है, बजाय के बांटने के।
अब हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति किधर से माइग्रेट हुआ। अब हम लिंक नहीं करते किसी को कि राशन कार्ड मेरा इस दुकान से, इस जिले से, इस गांव से जुड़ा हुआ है। अब पूरा भारत में मेरा राशन कार्ड चलता है और राशन कार्ड स्पीकर साहब जेब में लेके नहीं घूमना पड़ता है। अब अंगूठा ही राशन कार्ड है, हमारा आधार नंबर ही हमारा पहचान पत्र है। वो लेके वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो टेक्नोलॉजी मोदी जी ने देश को दी है, आज व्यक्ति देश में किधर भी जाए उसको राशन मिलेगा, जब चाहे उसको राशन मिलेगा, टुकड़ों में चाहे तो टुकड़ों में मिलेगा। ये देश को जोड़ने का काम टेक्नोलॉजी की सहायता से किया गया है। कृपया करके देश को बांटने का काम बंद करो, माइग्रेशन की बात मत करो। ये टुकड़े टुकड़े की मानसिकता देश को बहुत खतरनाक नुकसान दे रही है। कभी कोई इनका व्यक्ति बोलता है दक्षिण भारत में कुछ है, उत्तर भारत में कुछ है। क्या ये लोग, क्या ये सब अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस माननीय सांसद से जिसने देश में आपके सदन में कल जो वक्तव्य दिया था? क्या ये उससे अपने आप को जोड़ के, क्या ये इंडिया अलायंस के सब माननीय सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? ये जरूर इसका जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 श्री राजेश नारायण भाई। प्रश्न संख्या 44। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभापति पद प्रस्तुत है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को गन्ना भुगतान जारी करने और चीनी क्षेत्र को वित्तीय संकट से बाहर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इसमें गुजरात राज्य को कितनी राशि जारी की गई? मैंने मौका दिया ना, मैंने उनको मौका दिया। सप्लीमेंट्री माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग के नियमों के अनुसार चीनी विकास निधि मिलों के पुनर्जीवित के लिए दिनांक 3 जनवरी 2022 को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जो हमारी 5 थी उनको हम पहले दे चुके हैं। अब 2 शेष बची हैं, उनके लिए पुनर्विचार के लिए रखा गया। लेकिन अभी मैं एक आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारा ये विभाग, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतवासियों का आह्वान करते हैं, उसी क्षेत्र में मेरा विभाग यानी उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग एथेनॉल के क्षेत्र में, यही शुगर मिल में जो शुगर मिल से बनाने का जो काम किया गया है, मुझे बताते हुए खुशी रही। 2014 में माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1.5% एथेनॉल था। आज इस मंत्रालय के प्रगति हम लोग 10 को पार कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम 25 तक एथेनॉल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए शुगर मिलों का मैं अभिनंदन करती हूं, उन्होंने इसमें बहुत प्रोग्रेस किया। माननीय सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र में आवाज नहीं आ रही। 2 चीनी मिलें हैं। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोले, माइक चालू हो जाएगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तालाला और कोडिनर जो काफी समय से बंद पड़ी है, क्या चीनी विकास निधि के अंतर्गत बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई वित्तीय सहायता का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इनका विवरण प्रदान करें। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो पहले चीनी के जो हमारे गन्ना किसान थे, उनको जो तकलीफें झेलनी पड़ती थी और गांव-गांव ये दृश्य देखते थे कि लोग अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं, चीनी मिलों के पीछे भाग रहे हैं,
और महीनों महीनों तक, कई बार वर्षों तक चीनी मिलों की तरफ से भुगतान नहीं होता था। गन्ना किसान परेशान रहते थे। आज पूरे देश में पिछले चीनी का जो सीजन था उसका लगभग 98-99% गन्ना किसानों का भुगतान पूरी तरीके से हो गया। मात्र देश में 2-3 मिल रह गई हैं जो अपना भुगतान नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसके कारण इथेनॉल का भी बहन ने बताया, प्रोडक्शन इस साल इतना बढ़ा कि 12% में ब्लेंड हो रहा है। उसके कारण कई सारी चीनी मिलें जो बंद हो गई थी वो अब शुरू हो गई हैं। वो अब शुरू होने के कारण और प्रॉफिट में आने के कारण नई नौकरी के अवसर दे रही है, वो गन्ना किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र के मिल को स्टडी करवाएं, कुछ जरूरत पड़े तो हमारा विभाग मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी चीनी का क्षेत्र है वहां पे आप इथेनॉल का प्लांट साथ में जब लगाते हैं तो चीनी का बेचने से जो कमाई होती है उसके साथ जो रेसिड्यू रह जाता है सी मोलासेस, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी के कारण आज देश की सभी चीनी मिलें प्रॉफिट में आ रही हैं। यहाँ तक कि सहकारिता क्षेत्र में, देश भर में सहकारिता क्षेत्र में तकलीफ थी, चीनी मिलें बंद थी, वो सब चीनी मिलें भी आज शुरू हो गई हैं और सहकारिता में भी आज बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिलता है चीनी के काम में। श्री टी.आर. बालू जी। सर, व्हाट डू यू वांट? उनको माफी मांगना चाहिए। सर, माफी तो मांगना चाहिए, उनके नेता हैं। किस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? ये क्या तरीका है कि हाउस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चले जाए? प्लीज 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 Mr. Balu, you should apologize. What is your problem? What is your problem? Please tell me. No, you should not behave like this. You should apologize. This is the first ever. You should not. This is the माननीय first ever. सदस्य प्लीज Trying to divide the country. प्लीज प्रश्नकाल है, प्लीज प्रश्नकाल है, प्लीज समाजवादी प्रश्नकाल Have the right to ask the question. प्लीज माननीय सदस्य They have to. Sir, please ask. they are all together. Rahul Gandhi made a statement when he lost in माफी मांगनी चाहिए। Rahul Gandhi ने statement किया when he lost in Amethi, उत्तर भारत और दक्षिण भारत डिवाइड करने का, देश को डिवाइड करने का काम इन लोगों ने किया है। क्या इनकी राष्ट्रभक्ति? ये डबल हो गई। क्या इनके मन में देश के प्रति कुछ भावना? What is it? आदेश आना चाहिए। What statements your MP is doing? What are the statements your MP is doing? What kind of statements? Please sit down. What statements he is doing? He has to apologize. He should apologize. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. He should have. सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।